आज ही क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का एक नया शीर्षक जिसका नाम है उच्च शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण की विधियाँ। यानी कि जो उच्च शिक्षा संस्थान होते हैं उसमें कौन सी शिक्षण की विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो उसके विषय में हम यहाँ पर क्या है संक्षेप में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि शिक्षण के लिए विभिन्न विधियों की आवश्यकता होती है। कक्षा में विषय वस्तु को सरल एवं बोधगम्य बनाने तथा शिक्षार्थी को उत्तम शिक्षा प्रदान करने हेतु जिन विधियों का शिक्षक द्वारा उपयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण विधियां कहते हैं। अब देखिए, इसमें सीधे स्पष्ट शब्दों में बताया जा रहा है कि शिक्षक जिन विधियों जिन पद्धतियों का प्रयोग बच्चों को ज्ञान देने के लिए करता है, उन्हें शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए करता है, उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण की विधियां कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो शिक्षण की विधियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है हमारी शिक्षक केंद्रित विधि, जिसमें क्या है शिक्षक अहम भूमिका निभाता है, इसमें शिक्षक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और दूसरी है हमारी शिक्षार्थी केंद्रित विधि, तो इसमें जो क्या है शिक्षार्थी अहम भूमिका निभाता है, यानी कि मुख्य रूप से शिक्षार्थी का इसमें रोल रहता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षक केंद्रित विधियां कौन सी हैं, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछी जाती हैं। तो इसमें कई बार बच्चे क्या होते हैं कि दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि शिक्षक की कौन सी विधियां हैं और शिक्षार्थी केंद्रित कौन सी विधियां हैं। ठीक है, तो इन सभी के विषय में क्या हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो पहले लेते हैं हम अपनी शिक्षक केंद्रित विधि। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि इस विधि में शिक्षक जटिल समस्याओं या संप्रत्तियों की व्याख्या करते हैं तथा शिक्षार्थी उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है, जो शिक्षक है वो क्या करता है, उसने कोई समस्या उठाई, ठीक है, अब वो उसे बच्चों को बताना चाह रहा है और उसका प्रयास ये रहेगा कि वो सहज और सरल भाषा में क्या है बच्चों को समझा सके। ठीक, तो इस विधि में अध्यापन के दौरान कक्षा का वातावरण पूर्णतः औपचारिक और कठोर होता है। अब देखिए जब शिक्षक बच्चों को पढ़ाएगा तो वो औपचारिक रूप से ही तो व्यवहार करेगा। अब ये तो है नहीं कि वो अनौपचारिक रूप से क्या है भाई बंधुत्व का नाता निभाए, तो इसमें क्या बच्चे सीखेंगे कम और बिगड़ेंगे ज़्यादा। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षक केंद्रित विधियों को अनुदेशात्मक विधि भी कहा जाता है। यानी कि अनुदेशात्मक यानी कि जो वो चीज़ सिखा रहे हैं उसमें वो क्या करें, एक तरह से आदेश दिखा रहे हैं। ठीक है, अनुदेशात्मक विधि व्याख्यान पर आधारित होती है, यानी कि लेक्चर पर आधारित होती है, जिसमें कुछ विद्यार्थी व्याख्यान को समझने में सक्षम होते हैं और प्रश्नोत्तर प्रक्रिया में सहभागिता के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जब जैसे महाविद्यालय होते हैं तो उसमें जो प्रोफेसर्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के तो समझाएंगे नहीं, वो सीधे सीधे क्या करेंगे, लेक्चर देंगे। ठीक है, तो उस लेक्चर के माध्यम से बच्चों को क्या है उन सारी चीज़ों को समझना पड़ता है और उनको विश्लेषित करना पड़ता है। और जो चीज़ें उन्हें समझ में नहीं आती हैं तो क्या करते हैं बच्चे, उसका प्रश्न करते हैं, किससे, शिक्षक से। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि इस प्रक्रिया में बच्चे क्या हैं, प्रश्नोत्तर कर सहभागिता निभाते हैं। कुछ विद्यार्थी के कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। अब देखिए जहाँ एक तरफ इसका सकारात्मक पक्ष में देखने को मिल रहा है कि जो व्याख्यान विधि है, तो देखिए जो बच्चे एकदम कहते हैं ना एक्टिव होते हैं वो तो जल्दी कैच कर लेते हैं, और जो बच्चे थोड़े कहते हैं मानसिक स्तर से या फिर कह लें कि उन्हें चीज़ें धीमे धीमे समझ में आती हैं, होते तो वो भी पढ़ने में अच्छे हैं पर उन्हें क्या है लेट चीज़ें समझ में आती हैं, तो वो क्या है जब वो उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा तो वो प्रश्न क्या पूछ लेंगे, है ना। तो इसमें क्या है कुछ बच्चे झिझक की वजह से भी नहीं पूछते। ऐसी भी कैटेगरी में कई बच्चे होते हैं कि झिझक की वजह से, शर्म की वजह से वो क्लास में खड़ा नहीं होना चाहते, भी सोचते हैं कि मैं बोलूँ कुछ और मुंह से निकले कुछ, तो इस चक्कर में भी बच्चे क्या है अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं पा पाते हैं। ठीक है, तो उनकी सहभागिता केवल व्याख्यान सुनने तक सीमित रह जाती है, और ऐसे विद्यार्थियों की जो भूमिका है वो क्या है, सिर्फ व्याख्यान यानी कि लेक्चर को सुनते हैं पर अपने क्या है प्रश्नों के उत्तर वो पा नहीं पाते। क्यों नहीं पा पाते हैं, या तो वो खड़े होने में झिझक रहे होते हैं या उन्हें चीज़ें देर से समझ में आती हैं। ठीक है, तो इसके गुण या दोष दोनों हैं किसके, शिक्षक केंद्रित विधि के। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आती हैं, तो पहले आपके व्याख्यान विधि। ये विधि कई बार पूछी गई है यूजीसी नेट पेपर 1 में कि व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित है या शिक्षार्थी केंद्रित। महत्वपूर्ण बिंदु है, याद रखेंगे कि व्याख्यान विधि है तो जाहिर सी बात है लेक्चर कौन देगा, टीचर देगा, तो ये किससे संबंधित है, आपके शिक्षक से संबंधित है। तो इसके विषय में संक्षेप में जान लेते हैं कि यह एक प्रकार से मौखिक शिक्षा का रूप है।
जैसे आपको पता है, शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि व्याख्यान यानी कि इसमें क्या मौखिक रूप से शिक्षा दी जाएगी, यानी कि जो टीचर है वो क्या कर बोलकर शिक्षा प्रदान कराएगा, ना कि लिखकर। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि जिसका अर्थ होता है किसी पाठ्य पुस्तक को भाषण के रूप में पढ़ाना, यानी किसी पाठ्य पुस्तक का जो चैप्टर है उसे क्या है मौखिक रूप से बच्चों को पढ़ाना। व्याख्यान विधि का आशय शिक्षक द्वारा निर्मित और उपयोग में लाए जाने वाले नियोजित कार्य योजना से होता है। इसमें शिक्षक पाठ को पढ़ता है और छात्र निष्क्रिय होकर सुनता है। यह विधि उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी होती हैं और यह ज्ञान को सैद्धांतिक रूप में प्रस्तुत करता है तथा इस विधि के अंतर्गत शिक्षण को प्रभावी बनाने हेतु तैयारी, प्रस्तुति तथा मूल्यांकन का सहारा लिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है, व्याख्यान जो विधि है, जैसे शब्द से स्पष्ट हुआ हमें कि व्याख्यान क्या है, शिक्षण का एक मौखिक रूप है। इसमें क्या ओरली बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसमें जो टीचर होता है वो कोई पाठ्यक्रम या पुस्तक में से अपना चैप्टर तैयार करके आता है और बच्चों को क्या है नियोजित रूप से उसे पढ़ाता है। ठीक, अब देखिए इसमें जो टीचर है वो तो बोल रहा है, वो तो सक्रिय सहभागिता निभा रहा है, लेकिन जो छात्र हैं वो क्या निष्क्रिय हैं। निष्क्रिय से तात्पर्य क्या है, वो सिर्फ सुन रहे हैं, कोई क्रिएटिविटी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे कही गई है। तो देखिए दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि यह सिर्फ उच्च स्तर की कक्षाओं यानी कि जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और जो रिसर्च स्कॉलर की जो क्लासेस होती हैं तो वहाँ पर ये उपयोगी है। अगर हम ये कहें कि 6-7 के बच्चों को हम लेक्चर दे के सुनाएं तो क्या है उसमें ये प्रभावी ढंग से टीचर बता पाएंगे? बच्चा कुछ तो समझेगा ही नहीं। जब तक बच्चों को लिखकर नहीं बताएंगे, ब्लैक बोर्ड पे उन्हें एक चीज़ समझाएंगे नहीं, तो लेक्चर देने का कोई फायदा नहीं होता। यही तो होता है छोटी क्लासों में। तो ये उपयोगी किसके लिए है व्याख्यान विधि? ये उपयोगी है आपके उच्च शिक्षा के लिए, यानी कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्चर्स के लिए। ठीक है, अब चलते हैं अपनी व्याख्यान और प्रदर्शन विधि पे। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप यह सर्वाधिक उपयुक्त, व्यवहारिक, उपयोगी विधि है। यह किसी भी वस्तु की रचना व कार्य प्रणाली का वास्तविक रूप में ज्ञान कराती है। इस विधि में विद्यार्थी को भी क्रिया में पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। उन्हें प्रश्न पूछने व प्रदर्शन में सहायता देने के कई अवसर मिलते हैं। किसी घटना, परिस्थिति, वस्तु आदि को दृश्य रूप में विद्यार्थियों के समक्ष प्रदर्शित कर उसे स्पष्ट करना इस विधि का ध्येय होता है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, जैसे नाम ही है व्याख्यान प्रदर्शन विधि, यानी कि लेक्चर इसमें भी दिया जा रहा है। ठीक है, पर क्या है बच्चों को पहले दिखाया जा रहा है। अगर हम प्रेजेंटेशन ले लें कि अगर हम जो टीचर होता है प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोई घटना उसने ली, ठीक है, तो उसके चित्र दिखाएगा वो पहले। ठीक, जो डिजिटल बोर्ड होते हैं उनमें क्या है वो उन चीज़ों का क्या है चित्र दिखाएगा। ठीक है, फिर उन्हें उसके बारे में लेक्चर देगा। ठीक, अब इसमें देखिए क्या करा जाएगा, जो बच्चे हैं अब उन्हें प्रश्न पूछने की छूट होती है इसमें। अगर जैसे उसने बताया कि ये चीज़ ये है तो कोई अब पूछे कि आपको कुछ चीज़ समझ में आ रही है तो बच्चा तुरंत खड़ा हो सकता है और पूछ सकता है। हालांकि ये व्याख्यान विधि में भी है, पर सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध किसमें होता है प्रश्न पूछना? आपके व्याख्यान प्रदर्शन विधि में। यानी कि इसमें जो शिक्षार्थी हैं वो बेझिझक क्या प्रश्न पूछते हैं और क्या देखकर, कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा शिक्षण प्रभावी कब होगा? जब बच्चों को सुनाया जाए और दिखाया जाए। ठीक, तो जब इसमें क्या है लेक्चर और प्रदर्शनी साथ साथ दिखाई जा रही है तो ये क्या है शिक्षण की उत्तम विधि मानी जाएगी। अब देखिए समूह शिक्षण क्या है, ये भी देखिए लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि समूह शिक्षण है यानी कि ग्रुप स्टडी है, तो ग्रुप स्टडी जाहिर सा है कि शिक्षार्थी से संबंधित होगी, लेकिन ये किससे है? आपके शिक्षक से है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि इसमें एक शिक्षक के स्थान पर 2 या 2 से अधिक शिक्षक सम्मिलित होते हैं जो योजना निर्माण, उसकी क्रियान्वयन और शिक्षार्थियों के समूह में सीखने का अनुभव का मूल्यांकन करते हैं। इस शिक्षण विधि में एक ही समय में 2 या 2 से अधिक शिक्षक विषय संबंधी ज्ञान देते हैं। पैनल चर्चा, विचार गोष्ठी आदि शिक्षण संबंधी विधियां इस समूह शिक्षण के विभिन्न रूप कहे जा सकते हैं। अब देखिए जो समूह शिक्षण विधि है, जैसा हमने इसके बारे में पढ़ा कि इसमें क्या है 2 या 2 से अधिक जो टीचर होते हैं वो क्या है विषय को पढ़ाते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप ले लें, कहीं पे कोई संगोष्ठी हो रही है ना, अगर वो जाहिर सी बात है अगर हिंदी विभाग से कोई संगोष्ठी कराई जा रही है तो हिंदी विशेषज्ञ उसमें होंगे ही होंगे। ठीक है, तो वो अपने अनुभव
बताएंगे। तो इसमें क्या है, बच्चों को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन या चार चार टीचरों का या विशेषज्ञों का क्या है, अनुभव और ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप शिक्षण विधि या समूह शिक्षण विधि कहेंगे। ठीक है, आप देखें टेलीविजन वीडियो प्रस्तुति विधि। अब इसके माध्यम से क्या बताने का प्रयास किया गया है कि टेलीविजन या वीडियो प्रस्तुति विधि शिक्षण विधि की ऑडियो प्रस्तुति विधि से अधिक बेहतर और दृश्यमान प्रकृति की होती है। इसके द्वारा शिक्षण गतिविधि अच्छे तरीके से शिक्षार्थी तक संप्रेषित पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब देखिए, जैसे इसमें मैंने आपको बताया, अगर शिक्षण पद्धति में सुनाकर और दिखाकर, यानी कि सुनाकर दिखाने से तात्पर्य क्या है, बच्चों को लेक्चर भी दिया जा रहा है, व्याख्यान भी दिया जा रहा है, प्लस क्या है, उन्हें प्रदर्शन के तहत चीज़ें बताई जा रही हैं, तो बच्चा क्या है, जल्दी अधिगम करेगा, यानी जल्दी चीज़ों को सीखेगा। तो जो टेलीविज़न है और आपका जो वीडियो है ना, वीडियो प्रस्तुति या वीडियो प्रेजेंटेशन विधि जो है, तो उसमें क्या है, आपका ऑडियो और वीडियो दोनों एक साथ साथ चलते हैं। तो इससे क्या है, जो बच्चे की जो मस्तिष्क है, उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, तो उसमें देखिए आपके कान भी सक्रिय हैं, प्लस आपका मस्तिष्क भी सक्रिय है ना, और क्या आपकी आंखें भी सक्रिय हैं। तो वो चीज़ें जल्दी कैच करेगा बच्चा, है ना। तो ये क्या है, जो वीडियो ऑडियो, ठीक है, दोनों को मिलाकर कोई विधि से शिक्षण कराया जाए तो क्या है, बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो यहाँ पर ये कहने का प्रयास किया गया है। अब देखिए समीक्षा नीति संबंधी विधि। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षण संबंधी शिक्षक केंद्रित विधियों जैसे व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, समूह शिक्षण विधि, वीडियो प्रस्तुति विधि इत्यादि के पुनरावलोकन को समीक्षा नीति कहा जाता है। इसका उद्देश्य कक्षा में चल रहे अध्ययन अध्यापन की प्रगति का लेखा जोखा लेना होता है। इससे शिक्षण विधि में त्रुटियों और उसके उपचार को सुनिश्चित करने में सहायता मिलती है। यानी कि जैसे आपको शब्द से स्पष्ट हो रहा है नहीं, समीक्षा। तो देखिए समीक्षा किसकी करेंगे, ये कि शिक्षण केंद्रित है तो ये भी शिक्षण केंद्रित विधि, पर इसमें क्या है, इस विधि के अंतर्गत जो हमने अभी आगे पढ़ी, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, समूह शिक्षण विधि, वीडियो प्रस्तुति विधि, तो इन सभी विधियों का क्या है, मूल्यांकन किया जाता है, उन पर रिव्यू दिया जाता है कि ये कितनी अच्छी हैं, क्या इसके दोष हैं, क्या इसकी विशेषताएं हैं, कितना ये बच्चों पर प्रभाव डाल रही हैं, और कितना हम इसमें अच्छा करने का प्रयास करें ताकि ये चीज़ें और बच्चों पर अच्छा प्रभाव डाल सकें। तो इनका जो लेखा जोखा है, इनका पुनरावलोकन है ना, तो इनकी जो समीक्षा, तो मूल्यांकन, यह हमारा किसके अंतर्गत आता है, समीक्षा नीति संबंधी विधि के अंतर्गत आता है। चलते हैं अपने अगली विधि पर, तो प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति विधि। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या कहा गया है कि प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति विधि को सुकराती विधि भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि सुकराती विधि किसे कहा जाता है, तो सुकराती विधि आपको कहा जाता है प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति विधि को। ठीक, यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्रश्नोत्तर क्रियाकलाप के दौरान छात्र के अधिक सक्रिय प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जो छात्रों को ज्ञान मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करते हैं। और इसके कितने सोपान हैं, 3 सोपान हैं। पहला आपका है प्रश्न निर्माण, प्रश्न प्रस्तुतिकरण, विद्यार्थी के माध्यम से नवीन ज्ञान का अनावरण। अब देखिए इसमें कहने का क्या अभिप्राय है कि जो प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति विधि है, इसके अंतर्गत क्या है, अगर टीचर जो चीज़ वो पढ़ा रहा है और उसमें से वो क्वेश्चन क्या है बच्चों से पूछे, तो इससे क्या है, बच्चे सतर्क हो जाएंगे और वो ध्यान से आपकी बातों को सुनेंगे। ठीक है, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए, कहीं सर मुझसे ना पूछ लें, है ना। तो इसमें क्या है, एक प्रतिद्वंद्विता बनी रहती है कि मैं अच्छे से अच्छा उत्तर दूं। ये क्लास में देखा गया है कि अगर कोई बच्चा अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हर बच्चे का प्रयास ये रहता है कि मेरे उत्तर से क्या है, टीचर प्रभावित रहे, है और मेरी छवि क्या है, निखर कर आए उनके सामने। यही तो प्रयास रहता है स्टूडेंट का टीचर के सामने, सभी तो अच्छा बनना चाहते हैं। तो वही बात कही गई है इसमें कि प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति विधि के माध्यम से जो शिक्षक होता है वो प्रश्न करें, और इससे क्या है, जो कक्ष का जो वातावरण है वो क्या है, जीवंत बना रहता है। यानी कि बच्चे क्या है, जब सजग होंगे, तत्पर होंगे, तो वो ध्यान से जब चीज़ों को सुनेंगे तो वो उत्तर भी अच्छे अच्छे देंगे। इससे क्या है, जो टीचर है उसने जो बताया और बच्चे जिस रूप में उत्तर को प्रेजेंट कर रहे हैं टीचर के सामने, तो टीचर को भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। यही नहीं कि टीचर बच्चों को सिखाता है, बच्चों से भी टीचर बहुत कुछ सीखता है।
ठीक है। तो देखिए मैंने इसमें आपको बताया इसके 3 सोपान होते हैं। पहला क्या, पहला सोपान तो है ही प्रश्न निर्माण करना, यानी कि टीचर का कर्तव्य है प्रश्न को पूछना, ठीक है। उसको कैसा प्रश्न करना है, कैसे उसे बच्चों से पूछना है, किसको खड़ा करना है, ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद है प्रश्न का प्रस्तुतिकरण, और कैसे उस प्रश्न का प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने किया जाए ताकि बच्चे एक बार में ही प्रश्नों को समझ सकें, ठीक। तीसरा आपका क्या बताया मैंने, विद्यार्थी के माध्यम से नवीन ज्ञान का अनावरण। जैसे मैंने आपको बताया कि शिक्षक ही विद्यार्थी को नहीं सिखाता, कभी कभी क्या है विद्यार्थियों से भी शिक्षक को सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जब बच्चा अपने प्रयास से अपने अवधारणा स्वरूप कोई उत्तर देगा तो उसे नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गई हमारी कौन सी विधि, शिक्षक केंद्रित विधि, जिसके अंतर्गत हमने देखा आपका पहला व्याख्यान प्रदर्शन विधि, ठीक है, व्याख्यान विधि, और आपका तीसरे नंबर पर आएगा आपका समूह शिक्षण विधि, टेलीविजन वीडियो प्रस्तुति विधि, समीक्षा नीति संबंधी विधि, प्रश्नोत्तर शिक्षण नीति विधि। तो ये किसके संबंध में है, शिक्षक केंद्रित क्या कहते हैं, ये शिक्षण विधियां हैं। इसमें क्या है, शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, और इसमें जो शिक्षार्थी हैं वो गौण भूमिका पर रहते हैं, यानी कि वो दूसरे नंबर पर रहते हैं। भूमिका बच्चों की भी है, ठीक है, लेकिन वो क्या दूसरे नंबर पे आते हैं। अब देखिए शिक्षार्थी केंद्रित विधियां, अब देखिए इसमें क्या है, जो शिक्षार्थी है वो महत्वपूर्ण स्थान पर होता है और जो शिक्षक है वो दूसरे स्थान पर रहता है। समझ आ रही है बात। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इस शिक्षण विधि के अंतर्गत शिक्षार्थी का केंद्रीय स्थान होता है, यानी कि इस शिक्षण विधि में का जो केंद्र है वो कौन है, आपका शिक्षार्थी है, ठीक है। इसमें विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था की जाती है और उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। अब देखिए इस विधि में क्या किया जाता है कि जो शिक्षार्थी केंद्र विधियां बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे, इसमें क्या है, एक पहली बात तो शिक्षार्थी केंद्र बिंदु है, ठीक है। दूसरा क्या है, शिक्षार्थी की जो समस्या हैं उनको निदान करके इस व्यवस्था का निर्माण किया गया है कि कैसे बच्चों को बेहतर तरीके से सिखा सके, कैसे बच्चा अपनी भूमिका को समझ सके कि उसकी शिक्षण में क्या भूमिका है, कैसे वो एक्टिव रहे, कैसे उसका मानसिक क्षमता का विकास हो, है ना। तो वो सारी चीजें। तो इस विधि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी की अभिरुचि, अभिवृत्ति और क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना है। इस शिक्षण विधि के द्वारा छात्रों में स्वतंत्र चिंतन धारा और मन को जन्म दिया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस विधि का उद्देश्य ही है कि शिक्षार्थी के मन मस्तिष्क का विकास करना, उसकी समझ को बढ़ाना, उसकी चिंतनशीलता को बढ़ाना, उसकी तर्क शक्ति को विकसित करना, ठीक। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, शिक्षार्थी केंद्रित विधि कहते हैं। इस शिक्षण विधि का यूएसए के शिक्षा मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी ने समर्थन किया। ये यूएसए के एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे जॉन डीवी। तो इन्होंने भी क्या है, शिक्षक केंद्रित विधि को महत्व ना देकर किसे दिया है, शिक्षार्थी केंद्रित विधि को महत्व दिया है, याद रखेंगे, ठीक है। तो देखिए अब शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहले आपका बिंदु आता है कार्यक्रम अनुदेश विधि। तो कार्यक्रम अनुदेश विधि शिक्षण की उच्च स्तर पर संरचित पद्धति का सामान्य उदाहरण है। यह तार्किक क्रम पर आधारित शिक्षण विधि है जिसमें छात्र प्रत्येक चरण के पश्चात तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त करने में सक्षम होता है। अब देखिए इसमें क्या जाता है कि ये जो कार्यक्रम अनुदेश विधि है इसमें क्या है, जो शिक्षार्थी हैं वो सामान्य ज्ञान से कहाँ जाते हैं, विशेष की ओर जाते हैं, विशिष्टीकरण की ओर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चे की तार्किक शक्ति विकसित होगी। दूसरा क्या है, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस को पूछेगा, जैसे अगर टीचर ने उससे कोई क्वेश्चन पूछे वैसे उसकी क्या प्रतिपुष्टि तुरंत देगा, उत्तर तुरंत देगा। इससे क्या है, बच्चों में क्या क्रियाशीलता बनी रहती है। तो इसीलिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। अधिन्यास कार्यविधि। तो अधिन्यास कार्यविधि क्या है, तो अधिन्यास शिक्षण विधि का उपयोग विशेष प्रयोजन की पूर्ति हेतु किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत विद्यार्थियों की सुविधा के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम को अनेक खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। इसके माध्यम से छात्रों को सर्वेक्षण करना, संख्यात्मक समस्याओं का समाधान करना, अतिरिक्त जानकारी एकत्रित करना जैसे कार्यों को पूर्ण करने का दायित्व दिया जाता है। अधिन्यास शिक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका अहम है। वह छात्रों के लिए योजना तैयार करते हैं और इस कार्य की प्रतिपूर्ति के लिए जानकारी एकत्र करने के लिए छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। देखिए
मैंने आपको बताया कि शिक्षण विधि कोई भी हो, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बस क्या फ़र्क हो जाता है शिक्षक केंद्रित विधियों में और शिक्षार्थी केंद्रित विधियों में, कि भूमिका बदल जाती है। महत्वपूर्ण स्थान पर शिक्षार्थी महत्वपूर्ण स्थान पर रहेगा इस विधि में, और शिक्षक में क्या है, शिक्षक महत्वपूर्ण स्थान पर रहेगा। पर रहेंगे दोनों विधियों में। तो वही इसमें दिखाया जा रहा है कि अधिन्यास जो कार्यविधि है वो करके सीखने पर जोर दे रही है। इसमें जो टीचर है वो क्या है, बच्चों को कोई समस्या देते हैं, उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। अब उस समस्या के तथ्यों को एकत्रित कैसे करना है और उसे समाधान कैसे करना है, इन सब के लिए क्या उसको मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें करके सीखने पर बल देंगे। ये क्या है, हमारी अधिन्यास कार्य विधि है। इसके अंतर्गत क्या है, बच्चों को क्या है, सर्वेक्षण करना, यानी कि जैसे कॉलेजेस में जाते हैं ना, स्कूल वगैरह में बच्चों को घुमाने के लिए ले जाते हैं। तो देखिए, घुमाने के दो परिप्रेक्ष्य होते हैं। एक तो होता है बच्चों को क्या है, मनोरंजन हो सके, ठीक है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ वो क्या है, उनकी जो शिक्षण प्रक्रिया है वो भी क्या है, रोचक बने, ठीक। तो इन दो पहलुओं का बहुत ही ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को अगर कहीं ले जाया भी जा रहा है तो सबसे पहले उनका सर्वेक्षण कराया जाता है, ठीक है। फिर वहाँ के बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है, तो बच्चा क्या है, एकदम क्रिएटिव हो जाएगा, वो सोचेगा अच्छा ये ऐसे होता था। फिर इन सब चीज़ों के बाद क्या होता है, एक प्रोजेक्ट कार्य उन्हें दिया जाता है ना, और समय समय पर जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। तो किसके अंतर्गत आता है, आपके अधिन्यास कार्यविधि के अंतर्गत आता है। अब देखें कंप्यूटर आधारित शिक्षण विधि, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रणाली का उद्देश्य कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा पद्धति को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करना है। इसके द्वारा सूचना प्रवाह को गत्यात्मक रूप दिया जाता है और शिक्षण प्रणाली को अधिक वैज्ञानिकता पूर्वक करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। देखिए वर्तमान समय जो है वो है ही कंप्यूटर का ही तो युग है। आपका कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में क्या है, कंप्यूटर आवश्यक है, ठीक है। इसके बिना कोई कार्य किया ही नहीं जा सकता। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर कोई सा भी क्षेत्र हो, वहाँ पर क्या है, अपनी अहम भूमिका निभाता है। चाहे वो आपका चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो आपके शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे आपके खेलकूद का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में है ना कंप्यूटर का क्या है, अहम रोल रहता है। तो वो बात यहाँ पे कही है, कंप्यूटर के माध्यम से क्या है, जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको मजबूत करना, ठीक। अब देखिए दूसरा देखते हैं हम, परस्पर संवादी संवादात्मक वीडियो विधि। इसमें क्या कहा गया है कि परस्पर संवादात्मक वीडियो शिक्षण विधि में शिक्षार्थी को किसी विषय से संबंधित जानकारी क्रम रहित ढंग से आसानी से उपलब्ध हो जाती है। यह विधि छात्र को एक ही प्लेटफॉर्म पर कई विषयों, मुद्दों या समस्याओं की जानकारी और उसे संशोधनात्मक उपाय की सरलता से आपूर्ति करने में सक्षम है। इसके माध्यम से शिक्षार्थी अपने परिणामों की प्रतिपुष्टि तत्काल प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए परस्पर संवादी संवादात्मक वीडियो विधि, इसमें बात क्या कही गई है, जो परस्पर संवाद, चाहे संवाद आप कह लें कि जो शिक्षार्थी हैं उनके ग्रुप में हो, या हम ये कहें कि शिक्षार्थी और टीचरों के मध्य जो संवाद हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टीचर कोई बात बताते हैं, बच्चे उनसे सीखते हैं, फिर बच्चे कोई निराकरण देते हैं उस समस्या का, तो टीचर उस पर क्या है, मनन करता है कि हाँ ये ठीक है नहीं ठीक है। तो इसमें क्या है, बच्चे के जो संवाद हैं है ना, जो उनकी विचारधारा है वो निकल के आती है। तो इसमें सहयोग कौन निभा रहा है, आपके टीचर ही तो निभा रहे हैं। दूसरा क्या दिया गया है, वीडियो विधि। वीडियो से तात्पर्य क्या है, जैसे हम अभी ले लें, जैसे वीडियो कॉल जब चलती है, अगर ग्रुप कॉल चल रही है और उसमें टीचर अटेंड कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं बच्चों को, बच्चे जो उनसे सीख रहे हैं, तो वो सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, आपके संवादात्मक वीडियो विधि में। क्योंकि इसमें क्या परस्पर संवाद हो रहा है, और किस पर हो रहा है, आपके शिक्षण के ऊपर हो रहा है, यानी ज्ञान पर के ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो संवादात्मक जो वीडियो विधि है, इसमें क्या है, किसी समस्या को ध्यान में रखते हुए तर्क वितर्क करके बच्चों को क्या है, ज्ञान को प्रदान करना, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य
रहता है। और देखिए इसके माध्यम से क्या है, जो शिक्षार्थी क्या कहते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं शिक्षकों से, और फिर जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं उनका जो उन्हें उत्तर मिल रहा है, और फिर उसके बदले में बच्चे उनसे और जानना चाहते हैं, तो इससे क्या बच्चा भी संतुष्ट हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि, तो इस विधि को विप्लव विधि भी कहते हैं। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि को क्या कहते हैं, विप्लव विधि भी कहते हैं। इस विधि में बच्चों के समूह के मध्य एक समस्या उत्पन्न की जाती है। इसमें बच्चे आपस में वार्ता करते हैं, स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से विचारों पर बल दिया जाता है, और प्रत्येक बच्चा एक एक बिंदु पर चर्चा करता है। इन सभी प्रक्रियाओं के मध्य निकले बिंदुओं को अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखता जाता है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि होती है, इसमें क्या है, मानसिक क्षमता को विकसित किया जाता है। उन्हें इनकी जो तर्कशीलता है, चिंतन की शीलता है, उनको क्या है, निरंतरता प्रदान की जाती है इस विधि में। जैसे कि क्लासरूम है, उसमें टीचर कोई समस्या दे दे, ऐसे किसी बच्चे से पूछ लिया, अच्छा तुम ये बताओ बेरोजगारी चीज़ क्या है, मतलब बेरोजगारी पे अपने शब्दों को, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करो। तो पहला बच्चा खड़ा होगा, वो अपने भाव बताएगा, तो उस भाव को क्या है, टीचर ब्लैक बोर्ड पर लिखेगा, और वही बात वो दूसरे बच्चे से पूछेगा। तो कहते हैं ना, मनुष्य एक समान नहीं होता, हर किसी की भावनाओं में और संवेदनाओं में क्या फर्क होता है, विचारधाराओं में अंतर होता है। तो इससे क्या है, नई नई चीज़ें हमें निकल के मिलेंगी कि बेरोजगारी के कारण क्या हैं, क्यों इतनी बेरोजगारी देश में देखी जा रही है, वगैरह वगैरह, जितने भी जो भी वो समस्या पूछें, और बच्चे उसके क्या प्रत्युत्तर दे रहे हैं, उसको क्या है ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। इससे क्या है, बच्चों में क्या है, क्रियाशीलता जागेगी कि मैं भी बताऊं, मेरा उत्तर भी ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाए। होता है ना बच्चों में एक ललक सी होती है ना कि मेरी जो चीज़ बताई जा रही है वो सबसे हटके हो, तो वो चीज़ है। इसमें देखिए फ़ायदा क्या है, इसमें जो टीचर है अगर वो ऐसी समस्याएं पूछेगा तो बच्चे के अंदर क्या होगा, पहले तो उसे सामाजिक जो परिवेश है, ठीक है, उसको समझ सकेगा कि समाज में घट क्या रहा है। दूसरा क्या, उसकी मानसिक क्षमता विकसित होगी कि ये सही हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर वो क्या है, अफवाहों में ही जी रहा है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे कही गई है। अब देखिए संगोष्ठी विधि, तो संगोष्ठी विधि में क्या होता है कि संगोष्ठी विधि शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। यह समूह चर्चा विधि का ही एक अलग रूप है। इस विधि में भाग लेने वाले लोग एक पेपर पर अपने विचार प्रकट करने हेतु बिंदुओं को तैयार करते हैं और संगोष्ठी के दौरान उस पर चर्चा करते हैं। इसके कई चरण होते हैं, जैसे पेपर की तैयारी, पेपर की प्रस्तुति व चर्चा। इस विधि के माध्यम से विद्यार्थियों को किसी अवधारणा एवं सिद्धांत को समझने लायक वातावरण दिया जाता है। अब देखिए संगोष्ठी क्या होती है, जो रिसर्च स्टूडेंट होंगे उन्हें तो पता ही होगा संगोष्ठी होती क्या है। संगोष्ठी का तात्पर्य ये है कि किसी मुद्दे को उठाकर उस पर क्या है, चर्चा करना। ठीक, तो चर्चा करने के लिए क्या होते हैं कि विशेषज्ञ होते हैं, प्लस जो शोधार्थी होते हैं, शोधार्थियों के साथ विद्यार्थी भी होते हैं। तो जो विद्वान आते हैं, पहले तो वो उनके मत को सुनते हैं, फिर अपने मत को प्रस्तुत करना। तो देखिए इसमें क्या होता है, संगोष्ठी में फ़ायदा ये होता है कि आपको वहाँ कई विद्वानों, कई शोधार्थियों और कई विद्यार्थियों को सुनने का मौका मिलता है, उनकी भावनाओं को समझने का मौका मिलता है, उनकी विचारधारा को समझने का मौका मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, जो शिक्षार्थी हैं वो अपनी समस्याओं, जो उनकी समस्याएं हैं उनका क्या है, निदान लेके जाते हैं। जैसे उन्हें कोई समस्या है, अब वो किसी से पूछना चाहते हैं, अब वहाँ पे जो विद्वान होते हैं तो उनसे क्या है, वो अपनी समस्या आसानी से पूछ सकते हैं, या जो उनसे सीनियर है उनसे वो बातें पूछ सकते हैं। तो वो किसके माध्यम से पूछेंगे, संगोष्ठी के माध्यम से। संगोष्ठी है क्या, एक चर्चा विधि है, इसमें क्या है, चर्चा की जाती है किसी मुद्दे पर लेकर, ठीक है, मुद्दे को लेकर। तो ये हो गई हमारी संगोष्ठी विधि। अब देखिए संगोष्ठी विधि के बाद कौन सी आती है हमारी, प्रकरण अध्ययन विधि। तो प्रकरण अध्ययन विधि क्या है कि पारंपरिक अध्ययन विधि के विपरीत प्रकरण अध्ययन विधि आधुनिक तथ्यों के विश्लेषण पर बल देता है। यह अधिगम करने वाले बालकों के लिए सकारात्मक विधि मानी जाती है एवं पारंपरिक तरीके से सीखने की प्रक्रिया का विरोध करती है। देखिए प्रकरण अध्ययन विधि क्या है, ये पारंपरिक अध्ययन विधि नहीं है, ये कैसी विधि है, आधुनिक विधि है। ये किस पर आधारित है, वैज्ञानिक। जब हम आधुनिक का नाम लेंगे तो जाहिर सी बात है जो वैज्ञानिक जितनी भी विधियां हैं वो हमारी आधुनिकता में समाहित हैं।
तो ये किससे से प्रभावित है? वैज्ञानिक विधियों से। इस विधि में बालकों को चुनौतियों का सामना करना, निर्णय लेने आदि प्रक्रिया में सक्षम बनाया जाता है। इसमें समाजशास्त्र, इतिहास, जीव विज्ञान, विधिक विषय आदि के अध्ययन को शामिल किया जाता है। इस विधि की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छात्रों की प्रत्यक्ष सहभागिता पर बल दी जाती है। जो प्रकरण अध्ययन विधि होती है, इसमें क्या है, बच्चों को कोई समस्या दी जाती है, ठीक है, अब उसका उसे निर्णय निकालना, उसका क्या है, समाधान निकालना है, ठीक। तो इसका देखिए उद्देश्य क्या है, बच्चों को लगता है कि हमें कैसे काम दे रही हैं, पर इससे क्या है, बच्चों की जो मानसिक क्षमता है वो विकसित होगी, है ना, और वो क्या है, क्रियाशील बनेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र में ये अध्ययन विधि की जाती है? आपके समाजशास्त्र हो गया, आपका इतिहास हो गया, जीव विज्ञान हो गया, ठीक है, और विधिक विषय हो गया आदि, जैसे कई विषय हैं जिसमें क्या है, छात्रों की प्रत्यक्ष सहभागिता यानी करके सीखने पर जोर दिया जाता है, ठीक। अभी समूह चर्चा विधि, समूह चर्चा विधि देखिए आपके उसमें भी थी, किसमें थी, शिक्षक केंद्रित उसमें, ठीक है, लेकिन वो किससे संबंधित है? आपके शिक्षकों से, 2 या 2 से अधिक शिक्षकों का होना, ये आपके किससे संबंधित है? आपके शिक्षार्थियों से। तो इसमें क्या कहा गया है कि लघु समूह शिक्षण विधियों में समूह चर्चा विधि महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस विधि को समूह के आपसी संचार विधि के रूप में भी जाना जाता है। समूह संचार विधि में 3 प्रकार की परिचर्चा को महत्व दिया जाता है। जो समूह चर्चा विधि होती है, इसमें क्या है, जो शिक्षार्थी हैं वो परस्पर क्या है, चर्चा करते हैं किसी विषय को लेकर। तो इसे 3 भागों में बांटा है। नियोजित विधि, एक तो होता है पूर्व नियोजित, होता है कि हमें आज समूह चर्चा, सामूहिक चर्चा करनी है, तो देखिए ये किसके निरीक्षण में होगी ये टीचर के निरीक्षण में ही, ठीक है। दूसरा आंशिक, जैसे बीच क्लास में ही ऐसे कोई मुद्दा उठाए और फिर सर बच्चों से कह दें कि अब आप लोग अपने विचारों को व्यक्त कीजिए सभी लोग और हम सुनेंगे, कहते हैं ना टीचर कि अब हम बच्चे हैं, आप टीचर हो, अब आप हमें समझाइए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आंशिक नियोजित विधि। दूसरी कहते हैं अनियोजित विधि, ये बिना नियोजित विधि है, मतलब इसमें क्लास में ही कोई मुद्दा दिया जाए तो उस पर जो चर्चा की जाती है उस पर क्या है, पूरी क्लास सहभागिता निभाती है, ठीक है। इस विधि को वज्र सेशन के रूप में भी जाना जाता है, याद रखेंगे, वज्र सेशन के रूप में जाना जाता है, जिसकी छोटे छोटे समूहों के साथ लघु चर्चा, संरचित और उद्देश्यपूर्ण चर्चा आदि को शामिल किया जाता है, ठीक। तो आज की क्लास में क्या है, हमने किसके बारे में चर्चा करी, जो शिक्षण की जितनी भी विधियां हैं, चाहे वो आपके शिक्षक केंद्रित हों, शिक्षार्थी केंद्रित हों, उन विधियों के विषय में क्या संक्षेप में जाना, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नए शीर्षक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।